Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on daily news analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as Indian Express. So I know we are doing not doing a live recording for today, so just bear with me for today. From Monday onwards, we are again going to shift to the studio recording only. Okay, so let's start with the news analysis for today. But first, let's look at the comment box. Okay. So the first comment is from Aditi Mishra, sir. Please explain Russia-Ukraine conflict and what parts of it are important for the exam. So Aditi, it won't be possible to cover the Russia-Ukraine conflict here to explain it in short. So what I can do is I'll prepare another MIT for you all. Otherwise, if you are in Jaipur, you can actually attend tomorrow's GK relay or CLAT relay program in Indira Gandhi Panchayati Raj Bhavan. There, I'm going to cover all of these conflicts in very short also. Okay, I'll try to do it. Otherwise, there would always be an MIT, but just allow us some time because we are a little bit busy, a little bit preoccupied with so much stuff right now. Okay, so but don't worry, everything would be sorted out before your exams. Okay. Pranav sir, can you explain 82 Israel-Lebanon war and Yom Kippur war? Again, not possible to explain it in short here only. So again, either an MIT for the Israel-Lebanon war or Israel-Hamas war, etc., would be provided. Again, in tomorrow's session, both all of the Middle East would be covered. Okay. And for online student, obviously there would be an MIT or some other session also. Okay, from Purvai Bansal. So now I can see कि उन्होंने answers करे election of Panchayat municipality. So these are the answers which I asked in the previous class, and it is expected कि all of you would answer it. So one question which I asked you was कि election of Panchayat municipalities कौन hold कराता है? तो State Election Commission is correct. नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है इंडिया का? तो गैंगेटिक डॉल्फिन है, बिल्कुल सही है. नेशनल स्पोर्ट्स क्या इंडिया का? इट इज नन. एग्जैक्टली करेक्ट. मैनी पीपल बिलीव कि हॉकी है, बट नाउ इट इज कॉमन नॉलेज कि नन ऑफ द इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल स्पोर्ट्स. ओके, बेस ईयर ऑफ ICI और आपका इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, सो इट वाज 2011-12 और आपका यही बेस ईयर है फॉर ऑल इकोनॉमिक मैट्रिक्स. जितने भी आपके इकोनॉमिक्स के अंदर में आप जो जहां कहीं पर भी आप कोई बेस ईयर यूज करते हो, इट इज 2011-12 ओनली. ओके, आई ऑल्सो आस्क यू कि फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी इंडिया की? एंड करेक्ट, पूर्वे बंसल ने सही दिया है, वंदे भारत. लार्जेस्ट रेल नेटवर्क क्या है इंडिया का? नॉट इंडिया का, सॉरी, वर्ल्ड का. तो यूएस का लार्जेस्ट रेलवे लाइन है. यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. और जीआई टैग की वैलिडिटी 10 साल के लिए होती है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. स्टार BH2TR ने भी आंसर्स करे हैं एंड उनके भी सारे सही है. फर्स्ट सीडीएस का इन्होंने एक आंसर दिया है, जनरल बिपिन रावत, विच इज ऑल्सो करेक्ट. एंड हु इज द करंट सीडीएस? करंट सीडीएस कौन है? यू कैन आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स कि करंट सीडीएस कौन है इंडिया का. ओके, वेरी इंपॉर्टेंटली आई आस्क यू दीस 3 क्वेश्चंस. आई डिड नॉट आंसर इट एंड इन्होंने तीनों आंसर सही दिए हैं. लार्जेस्ट कोल रिजर्व कंट्री, रिजर्व सबसे ज्यादा किसके पास है? यूएस के पास है. तो एज कंपेयर टू द सेकेंड रैंक कंट्री, यूएस के पास उसके डबल रिजर्व्स हैं. बट जो यूएस है वो इसको माइनिंग नहीं कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर. लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर एंड नॉट एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग नहीं, कंज्यूमिंग कंट्री चाइना है. प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में चाइना ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो उस वजह से सबसे ज्यादा कंज्यूम भी चाइना करता है, एज वेल एज प्रोडक्शन में भी नंबर 1 चाइना ही है. तो रिजर्व्स इसके पास चाहे यूएस से कम होंगे, बट प्रोडक्शन में नंबर 1 है. और एक्सपोर्ट्स के अंदर में तो चाहे प्रोडक्शन में नंबर 1 हो, बट चाइना एक्सपोर्ट नहीं करता है बिकॉज सबसे ज्यादा खुद ही कंज्यूम कर लेता है वो. तो मेजरली जो भी चाइना प्रोड्यूस करता है वो खुद ही अपने आप को कंज्यूम करता है सारे कोल को. और प्लस ये ऑस्ट्रेलिया से, बाकी जगहों से जो बेटर क्वालिटी कोल होता है, जिसको हम कोकिंग कोल बोलते हैं, बिट्यूमिनस कोल जो होता है, उसको हम अदर वर्ड्स में आपका कुकिंग कोल बोलते हैं. उसको मेजरली इंपोर्ट भी करता है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के पास में इसके रिजर्व्स हैं, यूएस के पास में रिजर्व्स हैं, यूके के पास में रिजर्व्स हैं और कनाडा के पास में रिजर्व है. इंटरेस्टिंगली कि आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो 1750 में स्टार्ट हुआ था, 1750s के अंदर में. एग्जैक्ट अगर हम डेट भी सोचते हैं तो 1750 इज द डेट फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और ये स्टार्ट हुआ था यूके में. एंड वन ऑफ द मेजर रीजन वाज कि यूनाइटेड किंगडम के पास एक तो आयरन के भी रिजर्व्स थे और उसके पास कोल रिजर्व्स भी थे.
एंड मोर ओवर जो कोल रिजर्व्स आपके ब्रिटेन के पास थे, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट कोल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसके अंदर में आपके बेटर क्वालिटी कोल जो कोकिंग कोल होता है, एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस कोल ही आ जाता है विच इज वन ऑफ द बेस्ट कोल्स। और उसके अंदर में जो हायर ग्रेड कोल था कोकिंग कोल लेवल का, वो आपका यूज होता है। कुकिंग कोल में फायदा क्या होता है, इसमें एश कंटेंट जो होता है कि उसमें राख वाला जो कंटेंट है वो कम होता है, कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, तो यानी कि सेम अमाउंट ऑफ कोल के अंदर में आपको ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ओके और लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन सी है, तो इंडोनेशिया है, दैट्स आल्सो करेक्ट। ओके user NB7AB, sir, please explain UPS again how it is still linked to market. तो ऑल्दो क्लैट स्टूडेंट्स के तो हम कई बार ओपीएस एनपीएस और यूपीएस डिस्कस कर चुके हैं उनके लिए क्लास में। मोर ओवर जब ये आपका यूपीएस आया था बजट के आसपास में, तो इफ यू विल लुक एट प्रीवियस हिंदू या डेली न्यूज एनालिसिस रिकॉर्डिंग्स, यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ओपीएस एनपीएस यूपीएस। अगेन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट यूपीएस आई स्टिल ट्राई कि मैं आपको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं कि मार्केट सेलिंग कैसे है। तो ओपीएस जो था ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी था, एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन है कि आपका एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, जो सर्वेंट है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, वो भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेगा अपना सैलरी का पार्ट, एंड प्लस उसको मैच करेगा आपका गवर्नमेंट। तो इस तरीके से दोनों से कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो रेदर देन कि जैसे ओपीएस में होता था कि जो आपको पेंशन मिल रही है, इट इज बेसिकली फ्रॉम द बजट, तो बजट बनाया जा रहा है उसमें से आ रही है। बट एनपीएस और यूपीएस के अंदर में बजट नहीं है, आप ही जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो आपकी इनकम में से, उसी में से, और उसी को कहीं पे इन्वेस्ट किया जा रहा है और उससे ही आपको उसका रिटर्न मिल रहा है। तो एनपीएस में क्या था, एनपीएस के अंदर में आपकी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट तो करती थी 10%, सॉरी 14% लेटर, और अब 18.5% कर दिया जाएगा, और आप 10% करते थे। बट यहाँ पे आपको पेंशन जो थी वो एश्योर्ड नहीं थी, विच मीन्स इसमें 60% पैसा तो आपको वन टाइम पेमेंट मिल जाएगा, और 40% पैसा जो आपका बचता है उसको आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसको आप मार्केट में इन्वेस्ट करो, उससे आपके एन्युटी प्लान बनेंगे। एन्युटी प्लान क्या होते हैं, साल भर के प्लान, जिसमें आपको डिपेंडिंग साल भर का आपका प्लान क्या है, उससे एक महीने का आपको यहाँ पे पेंशन बना के दी जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन आपने मार्केट में कहाँ फंड्स में इन्वेस्ट करा है, उस बेसिस पे आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यूपीएस के अंदर में भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट 18.5% देगा और आपको 10% मिलेगा, और ये पैसा ऑब्वियसली मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है और ये मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। बट यहाँ पे क्या है, मार्केट से क्या रिटर्न मिलता है उससे हमें मतलब नहीं है, मार्केट रिटर्न से हमें मतलब नहीं है। हमारी जो लास्ट 12 मंथ्स की सैलरी होगी, लास्ट 12 मंथ में जो हमारी सैलरी होगी उसका एवरेज जो होगा, उसका 50% आपको एश्योर्ड पेंशन मिल जाएगा। अंडरस्टूड है। सो यूपीएस के अंदर में मार्केट लिंकिंग क्या है कि तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है इसमें भी कंट्रीब्यूशन आप करोगे, वो मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे एनपीएस में तो क्या था कि रिस्क टेकिंग जो थी वो आपकी थी, गवर्नमेंट की नहीं थी। ठीक है, मार्केट ने आपको रिटर्न ज्यादा दी तो ज्यादा आपको 40% का पैसा ज्यादा मिल जाएगा। बट अगर मार्केट में रिटर्न कम रह गया तो आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। बट यूपीएस के अंदर में क्या है, आपको 12 मंथ की लास्ट रॉन्ग जो भी आपकी सैलरी रहेगी 12 महीने की, उसका एवरेज निकाल के उसका 50% आपको पेंशन एश्योर कर दिया गया। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज स्टिल लिंक्ड टू द मार्केट। ओके, इसके बाद व्हाट इज के शेप्ड रिकवरी, इन्होंने ये भी पूछा है। तो के शेप्ड रिकवरी बेसिकली कोविड के टाइम में ये वर्ड पॉपुलर हुआ था, और व्हाट वाज दिस कि इकोनॉमी जो होती है जिसमें हम सेक्टर सोचते हैं, जैसे मान लो ये अगर ग्राफ है, तो हम ये मानते हैं कि या तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है या इकोनॉमी डाउन जा रही है। बट के शेप्ड रिकवरी क्या कहती है कि इकोनॉमी एक बड़े शॉक के बाद कुछ सेक्टर तो ग्रो करते हैं, और कुछ सेक्टर आफ्टर रिकवरी उसके बाद वो डाउनफॉल पे चले जाते हैं। तो शुरुआत में यू कैन सी कि ये के शेप की तरह ही बन गया आपका। तो यहाँ पे कुछ इकोनॉमी थी, एकदम से मान लो कि कोविड आ गया, मान लो यहाँ पे कोविड आ गया तो ये डाउन चली गई। अब कुछ सेक्टर्स तो आपके इसमें ग्रो करने वापस स्टार्ट कर देंगे विद टाइम, और लेकिन कुछ सेक्टर जो है वो आपके ग्रो नहीं करेंगे। तो एक आपका पैराबोल टाइप बन जाता है। तो इसी को ही बिकॉज ये के शेप बन रहा है, कुछ सेक्टर यूं जा रहे हैं, कुछ सेक्टर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये के शेप रिकवरी होती है। फॉर एग्जांपल कि कोविड के बाद में कुछ सेक्टर्स ने बहुत अच्छा ग्रोथ देखा है। एग्जांपल के लिए आपका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था उसने अच्छा ग्रोथ देखा, बट आपके जो टूरिज्म सेक्टर है उसको ग्रोथ करने में टाइम लगा। उसके अलावा जो एमएसएमई सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर होते हैं, उनको टाइम मिलता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है जब भी कोई डिजास्टर होता है, इस टाइप से कुछ बड़ी प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी के अंदर में, तो इनके पास में कैश क्रंच हो जाता है।
तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। बहुत सारे जो स्मॉल आपके स्टैब्लिशमेंट होते हैं, उद्योग, छोटे उद्योग जो होते हैं, वो कोप अप नहीं कर पाते हैं उससे और वो बंद हो जाते हैं। बट जो बड़ी कंपनीज होती है, लार्ज सेक्टर कंपनीज होती है, जिनके पास में कैश रिजर्व होता है कि ठीक है, हम प्रॉब्लम में कैसे कैसे भी हमारा निकाल लेंगे, उसके बाद हम ग्रोथ कर लेंगे, वो लोग ग्रो कर जाते हैं और बाकी के सेक्टर्स को ग्रो करने में टाइम लगता है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो के सेक्टर रिकवरी मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर में कि कुछ सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, कुछ ही हो रहे हैं, ये नीचे ही चले जाएंगे, बाद में ये भी ग्रो ही करेगा, ये भी बाद में ग्रो करेगा। बट एक टाइम तक यू वुड सी कि कुछ सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं और कुछ सेक्टर्स ग्रो नहीं करेंगे। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका के शेप्ड रिकवरी का। किंजल ने सवालों के जवाब दिए आपके, इन्होंने भी जो सवालों के जवाब दिए सारे सही दिए। रामजस सर, सुप्रीम कोर्ट जज की रिटायरमेंट 6 ईयर और 65 ईयर एज है क्या? आई हैव डाउटेड। तो रामजस, सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज तो 65 ईयर्स है और हाई कोर्ट के जजेस की 62 ईयर्स है। बट दोनों ही केसेस के अंदर में ये 6 ईयर का जो रिटायरमेंट टर्म दिया है ये नहीं होता है, इसमें कोई टेन्योर नहीं होता है। टेन्योर का मतलब होता है कितने साल आप सर्विस में रहोगे, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कह सकते हो आप। बट टेन्योर कितने भी साल का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस एज में बन, लेट से हाइपोथेटिकली अगर कोई 25-30 में आपका जज बन जाता है तो वो 65 ईयर्स तक यानी 35 ईयर्स तक रहेगा। यूजुअली आप 50-55 क्रॉस करके 55 क्रॉस करके आप सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे पहुंचते हो, तो वहां पे यूजुअली आपकी 6-7 साल की सर्विस होती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं कि 6 साल 5 साल को सर्विस होती है इनकी। यूजुअली जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होते हैं उसमें 6 साल की आपकी सबकी टेन्योर होता है, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन है, सीएजी है, ऑल सब है। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इनका कोई टेन्योर नहीं होता, यानी ये कितने भी ईयर सर्विस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कब इन्हें अपॉइंट किया गया था। बट येस, देयर इज अ रिटायरमेंट एज, एंड व्हाट इज दैट रिटायरमेंट एज? 65 ईयर्स फॉर सुप्रीम कोर्ट जज एंड 62 ईयर्स फॉर हाई कोर्ट जज। ओके, इसके बाद रामजस सर, प्लीज सजेस्ट डेली 2 to 3 टॉपिक्स मंथ वाइज फॉर रिवीजन। सो रामजस, अगेन आई कैन सजेस्ट यू 2-3 टॉपिक्स, बट द बेटर वुड बी कि आप सिंपली अपना रिवीजन खुद से स्टार्ट रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगस्त ऑनवर्ड्स, मैं क्लैट प्रेप के स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, तो अगस्त की उनके क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, उनकी जीके मंत्रा भी बहुत सारे बैचेस में कवर होगी, नहीं हुई है तो नेक्स्ट 3-5 डेज में आपका अगस्त भी पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5-10 डेज में सितंबर भी स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, अगस्त 1 और 2 जो हैं आपके क्लास हैंडआउट्स प्लस आपका जीके मंत्रा हो जाएगा। ठीक है, जीके मंत्रा प्लस अगस्त के 2 हैंडआउट्स, ये सब आपको करने हैं अगस्त का। ऐसे रिवीजन स्टार्ट करिए, पहले अगस्त 1 करा, पहले फिर अगस्त सेकंड करा, इंडेक्स से रिवीजन करना स्टार्ट करिए, रिकॉल करने की ट्राई करिए, फिर अगस्त की जीके मंत्रा करी, फिर जो रिसेंट आपके 2-3 मॉक्स हैं उसमें कोई नया टॉपिक आपने कवर किया वो करिए, प्लस अगस्त की अगर आपके डेली न्यूज एनालिसिस के आपने नोट्स बनाए हैं उनको भी साथ में कवर करिए। ठीक है, ट्राई करिए कि नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में आप इसके 2 से 3 रिवीजन कर लीजिए, कैसे भी करिए। एक रिवीजन तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि 2 दिन लगातार रिवीजन होना चाहिए, आज कराए तो कल करिए और फिर 7 डेज और फिर 21 डेज। बट अब क्योंकि टाइम कम है तो, और आई एम श्योर कि आपने पहले भी रिवाइज करा होगा कुछ ना कुछ, तो आप अगस्त से उल्टा स्टार्ट करिए, 15 डेज के अंदर में आप सब कुछ रिवाइज करने का ट्राई करिए। हर दिन एक एक तो एक मंथ का तो आपने रख ही लिया, जैसे अगस्त 1 आज कर लिया, अगस्त 2 कल कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे जुलाई 2 करना है प्लस अगस्त 2 भी करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जुलाई 1 करना है और अगस्त 2, अगस्त 1 और जुलाई 2 को भी एक बार गो थ्रू करना है। तो ऐसे 15 डेज 20 डेज जितने भी दिन में आपका होता है, इस तरीके से आप उल्टा रिवीजन स्टार्ट कर दिए, रेदर देन आप 2-3 टॉपिक पे करिए। व्हाट एल्स यू कैन डू इज कि जब भी आप कोई भी मंथ का पर्टिकुलर हैंडआउट या मंत्रा कर रहे हैं, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट आपके न्यूज आइटम्स हैं आप उन पे ज्यादा फोकस करिए। स्टिल इफ यू फील लाइक आपके नोट्स में कुछ कमी है, डू योर लास्ट रिसर्च, बट इसके बाद आप रिसर्च नहीं करेंगे, जो आपके पास मटेरियल है उसको ही आपको ढंग से टोटली प्रॉपरली कंप्लीट करना है। ओके, सो दैट वुड बी द बेस्ट वे टू स्टडी फॉर जीके। ओके, रामजस ने आंसर दिया। उसके बाद लार्जेस्ट कोल्ड रिजर्व यूएस के, प्रोड्यूसर कंज्यूमर चाइना, इंडोनेशिया, जीपीएस बिपिन रावत। ओके, सो इन्होंने भी सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दिए। आगे मूव करते हैं। प्रणव ने आंसर्स करें आपके पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज के, नो नेशनल स्पोर्ट। ओके, इन्होंने भी सही आंसर दिए हैं। यस, ऑल ऑफ दीज हिज आंसर्स आर। जतिन ने भी गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल, देयर इज नो नेशनल स्पोर्ट, बिल्कुल सही है। 702 कृष्ण ने दिया है गैंगेटिक डॉल्फिन नन टिल नाउ, जीआई टैग टेन्योर 10 इयर्स, 2011 वंदे भारत। लार्जेस्ट पर्ल सीरीज जिपिन भारत, यूएसए कंट्री चाइना, कंज्यूमर ऑफ कोल चाइना, कोल एक्सपोर्टिंग कंट्री इंडोनेशिया, एंड
for game 6819 MIT on budget and important awards please. ओके, MIT इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की भी हो जाएगी। बजट का तो मेरा माय सजेशन वुड बी कि आप एक बार का हिंदू न्यूज एनालिसिस देखिए। जिस दिन बजट आया था उस दिन का आप डेली न्यूज एनालिसिस देखिए। 23 जुलाई होगा आई थिंक, 23 24 के जुलाई के आसपास का। वहां पे यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग इन डिटेल, बट अगेन MITs भी आपको विथ टाइम आपको इस वाले सितंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, finally read with Mahi के पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन by state election commissions, validity of GI tech 10 years, base year of ICI 2004. Okay, that's why. Okay, so यहाँ पे this is not right. 2011-12 है, 2004-5 11-12 से पहले था। बाद में हमने इसको चेंज करके अपडेट करके 11-12 कर दिया था। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान इज शिगेरू इशिबा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर जो नए अभी अभी आपके अपॉइंट करे गए हैं, शिगेरू इशिबा। इससे पहले कौन थे? इट वॉज किशिदा और अब इशिबा। ठीक है, तो ये आपका कमेंट बॉक्स डन हो गया है। सो लेट्स लुक एट द न्यूज फॉर टुडे। ओके, पहला है 28 नक्सलाइट्स किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन छत्तीसगढ़ गन फाइट। सो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आज आपका अगर आप यू हैव बीन कंसिस्टेंट विद द डेली न्यूज, आपको लगेगा कि सब कुछ हमने करा हुआ है। एंड दिस हैज बीन माय एडवाइस कि अगर आप रेगुलरली कुछ करते हो, यू वुड सी कि आपके न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी न्यूज रिपीटेडली आती है। ठीक है, हम तो सिर्फ हमें सिर्फ रेलिवेंट करना हमारे क्लैट के लिए जो काम का है, तो उसमें बहुत कुछ हम पहले भी कर चुके हैं। फिर से हम बहुतों के लिए रिवीजन ही होगा। सो लेट्स सी अगेन, फिर से हम एक बार इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे नक्सलिज्म की फिर से बात हो रही है। सो आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर नाउ कि नक्सलिज्म जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म ओनली। कम्युनिज्म या माओइज्म का ये एक फॉर्म है। माओइज्म का, माओइज्म टू बी मोर एग्जैक्ट, माओइज्म अगर इंडिया में उसे हम नक्सलिज्म बोलते हैं। माओइज्म चाइनीज वर्जन था कम्युनिज्म का। ठीक है, कम्युनिज्म जो है ये आपका मार्क्सिज्म से ही निकल के आता है। मार्क्स ने इसको दिया था, तो मार्क्स की जो स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में है, उसे हम मार्क्सिज्म बोलते हैं। माओ जेडोंग जो चाइना के आपके लीडर रहे, उन्होंने जब इसको अपने चाइना इसको फ्लेवर दिया तो इसको माओइज्म बोला गया। और नक्सल्स ने या आपके इंडियन लेफ्टिस्ट ने जब इसको इंडियन फ्लेवर दिया तो इसको हम नक्सलिज्म कहने लगे। ओके, सो इनमें वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों ही बोलते हैं कि हमें स्टेट को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, और स्टेट को ऑक्यूपाई करने का एक ही तरीका है और वो है आर्म्ड रिवोल्ट। तो तीनों उसी में बिलीव करते हैं। दे बिलीव कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है इट्स अ टूल in the hands of the rich to exploit the bourgeois class। bourgeois मतलब कि आपके जो मिडिल क्लास होती है या लोअर या वर्किंग क्लास होती है, उसको एक्सप्लॉइट करने के टूल्स हैं। ओके, तो नक्सलिज्म जो है ये टर्म आता है आपका फ्रॉम वेयर इट बिगेन। तो नक्सलबारी के अंदर में आपका वेस्ट बंगाल नक्सलबारी में जो आपका विलेज है, वहां पे आपका ये एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसके अंदर में जो आपकी जो जो वहां पे आपकी फार्मिंग क्लास है, वो जो मनी लेंडिंग क्लास होती है, उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देती है। और दिस पर्टिकुलर रिवोल्ट इज लेड बाय 3 पीपल। तो इसमें 3 लोग थे, कान्हू सान्याल, आई एम श्योर आपको ये नाम याद हो गए होंगे, चारू मजूमदार एंड जंगल संथ्या। तो ये आपके 3 लोग थे जो जिनको हम नक्सलिज्म का फाउंडर इंडिया में बोल सकते हैं। और ये पर्टिकुलर मूवमेंट आपका 1967 में नक्सलबारी में स्टार्ट हुआ था। दैट्स व्हाई द नेम नक्सलिज्म, कि नक्सलबारी से स्टार्ट हुआ आपका माओइज्म, तो इसको नक्सलिज्म का। अगेन इनका भी ऑब्जेक्टिव सेम है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एक टूल बन चुका है, स्टेट ऑर्गन जो वो टूल बन चुका है। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ दीज पीपल, और ये सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन का एक टूल है। ओके, और नक्सलिज्म को ही हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोलते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी इसको ही बोला जाता है, LWE। सो नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हमारे लिए एक ही टर्म है। ठीक है, इसके बाद आपको इसकी स्टेट्स पता होनी चाहिए। सो यू वुड सी स्टेट्स कौन सी हैं। सो यू शुड, आई एम गिविंग इट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सबसे ज्यादा जो स्टेट इंपैक्टेड है, जहां पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स आपकी इंपैक्टेड है मैं नक्सलिज्म, वो छत्तीसगढ़ है। दूसरे पे झारखंड आता है, बट आपको फर्स्ट का ज्यादा पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो ट्राइबल रीजन है इंडिया के, वहीं पर आपके सबसे ज्यादा इंपैक्टेड लोग आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद अलावा उड़ीसा है, बिहार है, पार्ट्स ऑफ यूपी भी है इसमें होने को, कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का, बट बहुत स्मॉल पार्ट, बिकॉज यू कैन सी कि सारे स्टेट जो मैं आपको अभी ड्रॉ कर रहा हूँ सब कॉन्टिगुअस स्टेट हैं, यहीं पर ही आपका फैला हुआ है ज्यादा। ठीक है, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो यहाँ के जंगल, वीरप्पन आंध्र प्रदेश,
ठीक है। उसके अलावा आपका महाराष्ट्र के अंदर में मिल जाएगा आपको, एमपी और कुछ केरला, बिकॉज वहां पे भी लेफ्ट विंग जो मूवमेंट्स हैं वो आज भी स्ट्रांग है, वहां पे आज भी आपकी लेफ्ट विंग एक गवर्नमेंट है। ओनली स्टेट जहां पे अभी एक लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट या लेफ्ट इन पावर है आपका, ठीक है। बाकी सब जगह पे या तो बीजेपी राइटिस्ट पार्टी या सेंट्रिस्ट पार्टी लाइक कांग्रेस एक्सेट्रा है, या रीजनल पार्टीज होंगी। बट एक लेफ्ट विंग पार्टी जो आपकी पावर में है पूरे इंडिया में, वो सिर्फ एक जगह पे है, वो है आपका केरला। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स इंपैक्टेड है, करीब करीब 22 में जो लास्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रिपोर्ट आया था, उसके हिसाब से 45 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मेजरली इन पर्टिकुलर स्टेट्स में आपकी स्प्रेड है। ओके, 45 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके अंदर में। ओके, इसके अलावा इन सब रीजन को हम बोलते हैं रेड कॉरिडोर। लाल सलाम इनका स्लोगन होता है, और रेड कॉरिडोर इस एरियाज को बोला जाता है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, ओके, तो बहुत सारी है। मार्क्सिस्ट एक अलग पार्टी है, माओइस्ट एक अलग पार्टी है। जो माओइस्ट पार्टी है ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो ये जो नक्सलिज्म है ये बेसिकली सीपीआई माओइस्ट या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सीपीआई माओइस्ट करता है, बिकॉज दे बिलीव इन आर्म स्ट्रगल। ठीक है, तो ये बैंड है, कौन से एक्ट के अंदर बैंड होगी? ऑब्वियसली यूएपीए के अंदर में। तो आपके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे मेंशन करी जाती हैं, अंडर विच एक्ट दे आर डिक्लेयर्ड? सो दे आर डिक्लेयर्ड अंडर यूएपीए। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं गवर्नमेंट मेजर्स के ऊपर। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स करे हैं? गवर्नमेंट ने भी बहुत ट्राई करा है, और हमने 2011 में हमने कैजुअलिटीज जो थी हमारी खुद की जो सिक्योरिटी फोर्सेस उसको कम करना स्टार्ट करा। बट स्टिल 2018 में कई बार अटैक्स हुए, यहाँ पे कई अटैक्स आपके यहाँ मेंशन भी हैं। कई बार हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट में भी हुए हैं। एक बार एक बहुत बड़ा अटैक किया गया था, जिसमें एक साथ 75 सीआरपीएफ जवान जो थे उनको किल कर दिया गया था। उनका उनको उनकी डेथ हुई थी बाय द नक्सल्स ने करा था यहाँ पे। गवर्नमेंट मेजर्स में इंपॉर्टेंट है, एक तो है ऑपरेशन समाधान। समाधान तो एक प्रॉपर इसके अंदर में मैकेनिज्म था। इसके अलावा यू वुड सी एक स्पेसिफिक स्टेट लेवल पे ग्रे हाउंड पुलिस करके है, जो आर्मी नहीं, सॉरी, आंध्र प्रदेश पुलिस की एक एलीट यूनिट है जिसको स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता है टू फाइट नक्सल मूवमेंट। इसके अलावा आपने एक नाम शायद सुना हो, सलवा जुदम करके, हमने एक पैरामिलिट्री टाइप फोर्स बनाई थी। व्हाट वाज दिस एग्जैक्टली? सो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हमें, बिकॉज जो आपके नक्सल्स हैं ये अब एक इनका जो मे बी कुछ आइडियलिस्टिक मूवमेंट भी था, उसकी जगह अब ये एक टेररिस्ट मूवमेंट की तरह या एक गैंग की तरह बन चुका है, और ये कॉमन पीपल को बहुत परेशान करता है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम जो विलेजर्स हैं उन्हीं को ही ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे। बट स्लोली स्लोली यहाँ पे जिनको हम ट्रेन करना स्टार्ट करें, दे ऑल्सो स्टार्टेड टू बिकम पावरफुल, या वो भी मिसयूज करने लग गए। इसके अलावा बिकॉज दे वर इल ट्रेन्ड और कई बार वो सामने फाइट करते थे, तो मेनी अ टाइम्स देयर वाज सिविलियन कैजुअलिटीज आल्सो सल्वाजुदम के मेंबर्स की। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस सल्वाजुदम के कंसेप्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, कि बोला कि इस टाइप की जो जो ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर की, वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, या फिर अगर आपसे नहीं हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस के थ्रू, सीआरपीएफ के थ्रू, इन सब के थ्रू आपकी हेल्प कर सकती है। और फाइनल डिसीजन वुड बी टू ब्रिंग इन आर्मी ऑल्सो। तो यहाँ पे आप इस टाइप से ट्रेन नहीं कर सकते हो। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट की ड्यूटी हो जाएगी वहां पे। ओके, इसके अलावा एक फेमस है बहुत ही, ऑपरेशन ग्रीन हंट, और ये हमने 2013 में स्टार्ट किया था। ईयर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ऑपरेशन ग्रीन हंट है। इट इज बिलीव कि 2011 में सिक्योरिटी फोर्सेज ने स्टार्ट किया था ये। और इस ग्रीन हंट के अंदर में हम प्रॉपर प्रॉपर टेक्निकल एक्शंस लेते थे अगेंस्ट द नक्सल मूवमेंट, सो दैट हम उनके लोगों को या उनके जो कैंप्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सके, और उनका पूरा जो सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। और इट इज दिस पर्टिकुलर ग्रीन हंट ऑपरेशन ओनली जिसके बाद में हम नक्सलिज्म को इंडिया के अंदर में कंट्रोल कर पाए हैं। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट इज मेजरली वाज बाय सीआरपीएफ ओनली। सीआरपीएफ का स्टार्टेड ये आपका एक मूवमेंट था। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ नक्सलिज्म। हम पहले बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने और इसमें ऐड कर दिए हैं आपके लिए रिगार्डिंग कि क्या क्या स्टेट्स हैं एक्सेट्रा है। ठीक है, तो अभी आपके, अगर आपने रिसेंट मॉक्स दिए हैं तो उसके अंदर मॉक्स में एक नक्सलिज्म पे क्वेश्चन भी था, कम्युनिज्म के ऊपर पे था, उससे आप यहाँ पे रिलेट करके भी आंसर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। जयशंकर विल ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर एससीओ मीटिंग। सो रिमेंबर दिस इज नॉट एससीओ समिट। एससीओ समिट जो 2024 की है वो हो चुकी है आपकी अस्ताना कजाकिस्तान में, एंड वी ऑल्सो नो कि नेक्स्ट ईयर की कहाँ होने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट एससीओ समिट जो है वो
2025 की चाइना में होने वाली है और किंगदाओ एक प्लेस है, मोस्ट प्रोबेबली ऑफिशियली अनाउंस नहीं है बट किंगदाओ ही होगा। तो अभी आप चाइना याद कर लीजिए 25 के लिए, बट किंगदाओ है। कितने मेंबर्स हैं इसके, तो इंपॉर्टेंट ये 24 समिट इसलिए भी बिकॉज यहाँ पे हमारा 10th मेंबर बेलारूस ने यहाँ पे ज्वाइन किया था। ऑल्सो यू शुड नो कि इंडिया ने इसको 2017 में अलॉन्ग विद पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ बिकेम मेंबर्स टुगेदर इन 2017 में आपके बने थे, और प्रेजेंटली अब इसमें 10 मेंबर्स हो चुके हैं। और इसके अंदर में पहले 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स थे, अब यहाँ पे 2 ही ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। पहले बेलारूस वाज वन ऑफ द ऑब्जर्वर स्टेट, बट अब अफगानिस्तान और मंगोलिया दीज आर द 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स। तो अभी जो ये सबमिट हो रही है या ये पर्टिकुलर जो आपकी मीटिंग है एससीओ की, ये किस चीज की है, तो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसको बोलते हैं हम एससीओ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। तो यहाँ पे यूजुअली जो आपके प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, जो भी हेड होगा, जैसे रशिया में प्रेसिडेंट है आपका व्लादिमीर पुतिन, वो गवर्नमेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में आपका प्राइम मिनिस्टर है, तो दे आर सपोज टू गो। बट आपका इंडिया जो है उसमें वो खुद नहीं जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, बट आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो जा रहे हैं। एंड इट्स अ रेसिप्रोकल थिंग विच इंडिया इज डूइंग, बिकॉज 23 गोवा में हमने जब करी थी तो उस टाइम उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावर भुट्टो, वो यहाँ पे इंडिया में आए थे। तो इस वजह से हम भी यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को पाकिस्तान भेज रहे हैं। एंड दिस पर्टिकुलर विजिट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आपका आफ्टर 9 ईयर्स विजिट कर रहा है, यानी 10 ईयर्स में, यानी एक डेकेड में आपका फर्स्ट विजिट है। लास्ट विजिट 2015 में सुषमा स्वराज, लेट सुषमा स्वराज, जो आपकी तब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, उन्होंने करी थी। हार्ट ऑफ एशिया समिट हुई थी एक, which was basically for finding a solution to अफगानिस्तान के लिए सॉल्यूशन के लिए थी, बट वी नो दिस कि दिस आल्सो फेल्ड। बट 9 ईयर्स के बाद फिर से आपकी हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग कराई जा रही है यहाँ पे। ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन द हिस्ट्री, बट यू शुड नो एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रिमेंबर इट्स इन बीजिंग, नॉट इन शंघाई। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि आप शंघाई को मार्क कर दो, प्लीज रिमेंबर बीजिंग के अंदर में इसका समिट इसका पर्टिकुलर प्लेस है। और एससीओ का फॉर्मेशन जो है ये 2001 माना जाता है। डू नॉट थिंक कि 1996 में इसका क्रिएशन हुआ था, तब अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम था शंघाई 5। और शंघाई 5 को आप प्रीडिसेसर मान सकते हो, जस्ट लाइक लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन का प्रीडिसेसर था, बट लीग ऑफ नेशन अलग था और आपका यूनाइटेड नेशन अलग था। सिमिलरली शंघाई 5 अलग ऑर्गेनाइजेशन था और एससीओ एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यह है रिगार्डिंग जयशंकर विल ट्रेवल टू पाकिस्तान फॉर एससीओ मीटिंग। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। बिग न्यूज फॉर यू ऑल, इंडिया ने 5 नई क्लासिकल लैंग्वेजेस को यहाँ पे डिक्लेयर करा है। एंड नॉट जस्ट योर हिंदू में 2-3 आर्टिकल्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस में 2-3 आर्टिकल्स हैं, इसमें लेकर बहुत कुछ। अगेन आज भी आप देखोगे कि हिंदू के ही मेजर आर्टिकल्स हैं, बिकॉज डू नॉट बी डिसहार्टन, बिकॉज आपके जो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हैं सेम टू सेम आर्टिकल्स आपके हिंदू में भी आए हैं। तो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द आर्टिकल्स फ्रॉम बोथ द न्यूज़पेपर नाउ। ओके, तो इसके अंदर में हमने पहले क्राइटेरिया को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करा, जिस वजह से हम कई क्लासिकल या कई लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए हमने कुछ इसमें चेंजेस करे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यू शुड नो कि आपके क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। सो अभी आपके इससे पहले 6 थी और 6 के बाद आपने 5 और जोड़ दी है, यानी टोटल हो चुकी है आपकी 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस। प्लीज रिमेंबर द टोटल नंबर ऑल्सो नो दिस कि क्लासिकल लैंग्वेजेस जो आपकी यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यहाँ पे बनाई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आ गई। ये डिफरेंट है जो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, मतलब टोटली डिफरेंट नहीं बट थोड़ा सा डिफरेंस है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसके अंदर में हमने पर्शियन को भी एक क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करा हुआ है एनईपी 2020 में, विच दैट लिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिस्ट। उसमें पर्शियन भी इंक्लूडेड है एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, यहाँ पे पर्शियन नहीं है। तो एक ही लैंग्वेज है जो डिफरेंट है, वो है आपकी पर्शियन। ओके, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस अब कौन सी है, तो सबसे पहले आपको पहली पता होनी चाहिए। तो तमिल को हमने जून के अंदर में ऑफ 2004 ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट लैंग्वेज आपकी तमिल है। उसके बाद आपकी संस्कृत है, अगेन 2004 में ही नवंबर में हमने इसको भी डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद हम सीधे 2008 में आते हैं तेलुगु। तेलुगु वाज डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज इन द ईयर 2008 एंड तेलुगु के बाद इट वाज कन्नड़। कन्नड़ को हमने डिक्लेयर करा अगेन इन 2008। फिफ्थ नंबर पे आपकी आई उड़िया, नॉट उड़िया, मलयालम। सो
आई एम नॉट सेइंग कि आप ऑर्डर वाइज याद करिए, बट आपको नाम पता होने चाहिए कि ये हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लिस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नहीं है, तो एक आइडिया जरूर होना चाहिए। और ईयर में तमिल वुड बी द फर्स्ट, तो इसलिए फर्स्ट आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा 2014 में उड़िया वॉज डिक्लेयर्ड, ठीक है। और अब हमने 2024 के अंदर में 5 लैंग्वेजेस को डिक्लेयर करा है। सबसे पहले आप मराठी लिख सकते हैं, इसके बाद आपकी 2 ईस्टर्न लैंग्वेजेस हो जाएंगी, बिकॉज ग्रुप में कर सकते हैं तो इजी हो जाएगा। एसएमीज एंड बंगाली, एसएमीज एंड बंगाली हो जाएगा। और 2 आपकी थोड़ी एंशिएंट लैंग्वेज है, एक तो है प्रकृत और एक है आपकी पाली। ओके, ठीक है। तो ये है, और हमने थोड़ा सा क्लासिकल लैंग्वेज का चेंज करा है। सो द चेंजेस की जो आपकी करंट, पहले क्या होता था कि जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेज वही हो सकती है जो उनका करंट फॉर्म है उससे वो डिफरेंट होती थी। तो अगर आप क्लासिकल लैंग्वेज या पुरानी तमिल देखोगे, संस्कृत देखोगे, तो उसकी जो लिपि है या उसकी जो स्क्रिप्ट है एज वेल एज उसकी जो ग्रामर है, लैंग्वेज है, वर्ड्स हैं, वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द करंट जो आप मॉडर्न टाइम में तमिल या संस्कृत यूज करते हो। सेम गोज विद अदर लैंग्वेज ऑल्सो। बट अगर आप ये जो नई लैंग्वेजेस आई हैं इसके अंदर में स्पेसिफिकली मराठी, असमीज, बंगाली देखते हो, सो इनका जो मॉडर्न फॉर्म है इट इज नॉट वेरी डिफरेंट। तो एक क्राइटेरिया जो मैंने चेंज करा है, इट इज दैट ओनली क्राइटेरिया। हम नेक्स्ट स्लाइड में सारा डिस्कस करेंगे, यू कैन नोट डाउन दोस पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये 5 को ऐड करा के, और इंटरेस्टिंगली जो आपकी ये मराठी, असमीज, बंगालीज हैं, ये एक फॉर्म ऑफ प्रकृत ही है। तो जो आपके एशियन टाइम में ये प्रकृत, आपको जो लैंग्वेज दिख रही है प्रकृति, जो प्रकृति से ही वर्ड आता है प्रकृत, तो उसी की टाइप की तीनों, ये मराठी, आसामीज, बंगाली, ये एंशियंट टाइप्स ऑफ आपकी प्रकृत लैंग्वेज है। जैसे मराठी लैंग्वेज जो है, ये जो महाराष्ट्रियन प्रकृत होती है उसी का ही एक फॉर्म है। आसामीज और एसएमीज और बंगाली जो है मगधी, मगध जो आपका पहले किंगडम होता था, तो आसामीज और बंगाली मगधी प्रकृत का ही एक डिराइव फॉर्म है। पहले ये डायलेक्ट होते थे, बाद में ये अपने आप में अलग लैंग्वेज बन गई। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रकृत? तो एक बार हम प्रकृत और पाली को भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रकृत इज जस्ट लाइक आपकी जो इंग्लिश का मतलब दर्जा था आपका यूरोप में, जब वहां पे फ्रेंच और लैटिन बोली जाती थी। तो यूजुअली जो फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज होती थी, दोज वर द लैंग्वेज ऑफ द अपर क्लास। और इंग्लिश जो होती थी वो बैगर्स की, कॉमन मैन की लैंग्वेज होती थी। सेम वाज द केस विद प्रकृत ऑल्सो। तो बुद्धिस्ट के टाइम में जो हाई क्लास होती थी वो तो प्योर संस्कृत बोलती थी, संस्कृत का भी प्योरेस्ट फॉर्म जो होता था उसको यूज करती थी। और जो कॉमन मैन होता था वो थोड़ी सी उससे ही मिलती जुलती, थोड़ी लोअर लेवल की प्रकृत बोलता था, विच यू कैन कॉल एज कॉमन डायलेक्ट। तो जो डिफरेंट इंडो आर्यन लैंग्वेजेस आई, आपकी आर्यंस आए, जो अगर वो थ्योरी मानते हम, तो इंडो आर्यंस जो आए उनकी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, तो देयर वाज नो सिंगल लैंग्वेज ऑफ प्रकृत। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रकृत बोली जाती थी। जैसे मैंने जैसा आपको बताया, एसएमीज बंगाली प्रकृत आपकी मगधी प्रकृत से निकली हुई है, और आपकी मराठी जो है वो आपकी महाराष्ट्रियन प्रकृत से निकली हुई है। ओके, तो प्रकृत आपका ये हो जाएगा। और इसके अलावा पाली, पाली लैंग्वेज कहां से? तो पाली वॉज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धा, बुद्धिस्ट टाइम की। और बुद्धा ने भी जो सरमन्स दिए हैं वो पाली लैंग्वेज के अंदर में ही दिए हैं। और पाली लैंग्वेज जो है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आपके जहां पर भी बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ आफ्टर बुद्धा एंड अशोका के टाइम में, वहां पर भी पाली लैंग्वेज जो है आज भी कई लोग उसको स्पीक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, आपका जापान हो गया, आपका श्रीलंका होगा, यहाँ पर भी आपको पाली लैंग्वेज के स्क्रिप्ट मिल जाएंगे, पाली लैंग्वेज के स्पीकर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो बुद्धा के टाइम के एज वेल एज जितने भी आपके बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं ऑफ दैट टाइम, वहां पे भी हम पाली लैंग्वेज को यूज करते हुए देखते हैं। तो पुराने जो जितने भी आपके बुद्धिस्ट आपके स्क्रिप्चर्स हैं या ग्रंथ हैं, वो सब आपको पाली लैंग्वेज में मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्राइटेरिया क्या है नया। तो कुछ तो पुराना वाला ही, जैसे ये पहला पॉइंट, दिस इज द सेम एज द अर्लियर वन, हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 टू 2000 ईयर्स, यानी एटलीस्ट 1500 से 2000 साल पुरानी इसकी लैंग्वेज, इसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए। ऑल्दो जस्ट आई एम गिविंग यू सम एक्सप्लेनेशन कि आपकी एसएमीज, बंगालीज या मराठी के जो आपके रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो 2000 साल पुरानी नहीं है, करीब करीब 1500 साल पुरानी है। 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी की आई है, और अभी हम 21st सेंचुरी में है, तो इतना टाइम स्प्रेड नहीं हुआ है। बट स्टिल, बिकॉज बहुत टाइम से 2013 से इन सब लैंग्वेजेस की डिमांड थी, मराठीज ने अपने मराठा ने आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2013 में गवर्नमेंट को लिख के दिया था कि मराठी को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बिकॉज ये भी क्लासिकल लैंग्वेज के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो
1500 से 2000 साल पुरानी लैंग्वेज करीब करीब ये है, बट 2000 तो नहीं, 1500 साल पुरानी ही ये नई वाली लैंग्वेज है। सेकंड आते हैं, अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट व्हिच इज कंसीडर अ हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट का एक कंपेंडियम या बॉडी होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट होने चाहिए जो आपके हेरिटेज का, आपकी धरोहर का पार्ट होना चाहिए। थर्ड है, इसके कुछ एपिग्राफिक और इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, यानी पत्थर पे लिखे हुए या किसी और टूम पे लिखे हुए या किसी पाम लीफ पे लिखे हुए इसके एविडेंस भी आपके पास में होने चाहिए, सो दैट कैन बी प्रूव कि ये इतनी पुरानी लैंग्वेज है। इसके अलावा नॉलेज टेक्स्ट, स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोइट्री, सिर्फ पोइट्री नहीं, प्रोज के फॉर्म में टेक्स्ट भी होने चाहिए, यानी थोड़ा क्लासिकल उसमें फ्लेवर होना चाहिए। ठीक है। और फिफ्थ इज कि जो क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर है ये डिस्टिंक्ट हो सकती है फ्रॉम इट्स करंट फॉर्म और कुड बी डिसकंटिन्यूअस विद लेटर फॉर्म्स ऑफ इट्स ऑफशूट, यानी कि जो पहले एक स्पेसिफिक कंडीशन होती थी कि ये डिस्टिंक्ट होनी चाहिए करंट फॉर्म से। तो जैसे आज की जो फॉर्म है इट इज वेरी करप्ट, आज की फॉर्म को जो लैंग्वेज के प्योरेस्ट होते हैं कि भाई लैंग्वेज में ग्रामर की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, दे बिलीव कि आज की लैंग्वेज बहुत करप्ट हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हिंदी में अगर बात करते हैं तो हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं, और इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स करते हैं, करप्ट हो चुकी है कि ओरिजिनल ग्रामर हम यूज नहीं कर रहे हैं। ग्रामर भी हम कई बार गड़बड़ कर देते हैं, हैज हैव एक्सेट्रा हम कैसे भी यूज करते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर में यूएस इंग्लिश जो है वो डिफरेंट है यूके इंग्लिश से, तो करंट फॉर्म जो है वो करप्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को स्पेसिफिकली चेंज कर दिया है कि क्लासिकल लैंग्वेज या लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट, not necessary, could be distinct from its current form or could be discontinuous with later form or of its offshoots also। ठीक है, तो ये एक चेंज हुआ है। बाकी 5 ये क्राइटेरिया हैं। अगेन इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, सर ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो पहला पॉइंट आप कर लीजिए, एक तो कि 1500 से 2000 साल पुरानी इसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए। इसके अलावा इसका जो करंट फॉर्म है ये डिस्टिंक्ट भी हो सकता है बिकॉज ये एक सेपरेट है। तो ये 2 पॉइंट्स पे आप फोकस कर सकते हैं। पोएट्री प्रोज टेक्स्ट होना चाहिए इसका, और बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए। ऐसे पॉइंट कर लीजिए, तो एक तो हो जाएगा 1500 से 2000 साल पुराना, एक हो जाएगा बॉडी ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट, एक हो जाएगा प्रोज टेक्स्ट एंड पोएट्री टेक्स्ट, और कुड बी डिस्टिंक्ट या कुड और कुड नॉट बी डिस्टिंक्ट आल्सो नाउ। तो ये एक चेंज हुआ है आपके क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर। ओके, तो ये है रिगार्डिंग दिस। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं एडिशन होने के बाद? भाई क्लासिकल लैंग्वेज के पीछे क्यों पड़ रहे हो? तो मेजरली तो ये पॉलिटिकल इशू ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल मराठीज, अभी अभी गवर्नमेंट ने क्यों ये स्टेप लिया है? बिकॉज आपके महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो मराठी को इनकॉर्पोरेट कर दिया। और ऐसा नहीं हो कि लोगों को लगे कि भाई आपने इलेक्शंस के लिए करा है तो साथ में आपने 4 लैंग्वेज को और साथ में कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो प्रॉपरली इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नहीं करते। तो बेनिफिट क्या होता है? सो बेनिफिट तो एक तो ये होता है कि आपके जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी चाहे तो वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो क्रिएट कर सकता है और उसके लिए फंडिंग मिलती है। फॉर एग्जांपल कि मैंने संस्कृत के लिए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन कर दिया और मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, संस्कृत की जो लिटरेचर है उसको, उसके उसके टेक्स्ट को स्टडी कर रहा हूँ, उसकी कमेंट्री कर रहा हूँ, उसके ट्रांसलेशंस करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज करी जाएगी। इसके अलावा ऑप्शन हो जाता है आपके पास में कि जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें मैं इसे एज अ सब्जेक्ट इनकॉर्पोरेट करा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई स्कूल चाहे, कॉलेज चाहे, गवर्नमेंट चाहे तो वो इस पर्टिकुलर क्लासिकल लैंग्वेजेस को भी एनईपी का पार्ट बना सकते हैं स्टडीज के लिए। इसके अलावा स्पेसिफिक आपके एफर्ट्स लगाती है गवर्नमेंट टू डिजिटाइज 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 ओके, डिजिटाइज करा जाता है, मतलब आपके सॉफ्ट कॉपीज क्रिएट करी जाती हैं इनके मैन्युस्क्रिप्ट्स की। So this is the main benefit of making a particular classical language of a language as a classical language. Obviously, it's a feeling of pride also for those particular people जिनकी language को classical language status मिलता है. Okay, तो ये है regarding your classical language. A big update जो recent है, again that's why classical language becomes important for us. So again, CLAT अगर आपसे classical language पे क्वेश्चन पूछेगा तो it can ask you regarding शेड्यूल 8 ऑल्सो। सो अ क्वेश्चन फ्रॉम यू फॉर यू ऑल इज कि आपके इसके अंदर में ओरिजिनल कितनी लैंग्वेज थी, ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी, और करंटली शेड्यूल 8 में कितनी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ऑल्सो टेल मी क्या इंग्लिश वन ऑफ द शेड्यूल 8 लैंग्वेज है या नहीं है। सो ओरिजिनली कितना है, करंटली कितना है, और इंग्लिश आपकी एक शेड्यूल 8 लैंग्वेज है या नहीं है। ऑल्सो इफ यू वांट टू नो दिस ऑल्सो कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूनियन की, इंडियन यूनियन की, यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है।
ठीक है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। तो ये 3-4 क्वेश्चंस आपके लिए यहीं से ही आ गए, जो अगर क्लासिकल लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आई बिलीव कि क्लैट ये क्वेश्चन पूछ सकता है। शेड्यूल 8 के सारे लैंग्वेज तो नहीं पूछेगा, कितनी थी कितनी अब है वो पूछ सकता है, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है, इंडिया की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, यूनियन गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या, स्टेट की कुछ होती है क्या, ये इफ यू नो द आंसर यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। केसेस कांट बी लॉन्च्ड अगेंस्ट जर्नलिस्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। आर्टिकल यहाँ पे फैक्ट्स पहले कंटेक्स्ट समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को यहाँ पे क्रिमिनल केस फाइल कर दिया उसके अंडर भारतीय न्याय संहिता एज वेल एज अंडर आईटी एक्ट, कि जब उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा और उन्होंने एक यहाँ पे एक सरकास्टिक वे में यहाँ पे एक पर्टिकुलर उन्होंने एक क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर आर्टिकल राइट डाउन करा था जिसमें उन्होंने सरकास्टिक वे में योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में कुछ कमेंट्स करे, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे केस फाइल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में अगर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को अगर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस फाइल नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज आपका एक आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है 19(1)(a) के अंदर में, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, और एज पर सुप्रीम कोर्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, इट इज वन ऑफ द पार्ट या वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a), ये एक फंडामेंटल राइट होता है। सो यस, यू कैन नॉट, इसमें लिमिटेशंस भी हैं, यू कैन नॉट डिफेम अ पर्सन, यू कैन नॉट अनफेयरली क्रिटिसाइज अ पर्टिकुलर पर्सन, और लेट्स से गवर्नमेंट आल्सो, गवर्नमेंट को कर भी सकते हो, आई वुड से गवर्नमेंट को कर दीजिए, बट आप किसी पर्सन के अगेंस्ट में पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में बोला है कि जब तक फेयर क्रिटिसिज्म है, एंड मोर ओवर इट शुड बी अ नॉन पर्सनल क्रिटिसिज्म। पर्सनल लाइफ पे क्रिटिसाइज मत करिए किसी की। अगर कोई पब्लिक होल्डर भी है तो उसकी पर्सनल लाइफ पे आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। नॉन पर्सनल क्रिटिसिज्म इज अलाउड, और मोर ओवर जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस होते हैं, उनको दे आर मोर susceptible, या दे शुड बी मोर ओपन टू सच काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज दे आर होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, तो इस टाइप के कमेंट्स उनके अगेंस्ट में करे जा सकते हैं। दे आर सब्जेक्टेड टू मोर स्क्रूटनी बाय द पब्लिक, मोर स्क्रूटनी बाय द जर्नलिस्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे उनको सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जो एक कॉमन मैन को मिलता है। सो दिस हैज बीन द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सच काइंड ऑफ केसेस। ठीक है, तो जब तक फेयर क्रिटिसिज्म है, नॉन पर्सनल क्रिटिसिज्म है, तब तक आपका वो क्रिटिसिज्म अलाउड होगा। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं आपके। सुप्रीम कोर्ट dismisses plea to review verdict upholding state right to tax mine queries। सो सुप्रीम कोर्ट ने दो रिव्यूज को अभी डिसमिस करा। दो न्यूज हैं, एक ये वाली है और एक आपके सब कोटे वाली है। उसके अंदर में भी क्वेश्चन करा गया था, रिव्यू गई थी, एंड दोनों के अंदर में ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उस चीज को नहीं करा। सो हम यहाँ पे रिव्यू भी डिस्कस करेंगे, प्लस हम ये पर्टिकुलर जजमेंट फिर से रिविजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज कि जो आपके माइंस होती हैं, माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, क्वेरीज होती हैं, क्वेरीज भी आपकी स्मॉल माइंस को कह सकते हैं। जो ये माइंस होती हैं और क्वेरीज होती हैं, क्या इनको स्टेट भी टैक्स कर सकती हैं क्या यहाँ पे इन माइंस को? तो यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या स्टेट टैक्स कर सकती है? बिकॉज इनको सेंटर टैक्स करता है, सेंटर पे डिफरेंट टैक्सेस लगाता है, यहाँ पे सेसेस भी लग जाते हैं आपके, तो क्या स्टेट भी इस तरीके से टैक्स कर सकता है? तो देयर वाज अ डाउट अबाउट इट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर में, एक स्पेसिफिक केस में मना कर दिया था कि स्टेट टैक्स नहीं कर सकता है, और एक दो केसेस के अंदर में यहाँ पे अलाउ किया गया था। तो बहुत सारी पेटिशन थी। तो ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है, इट वाज गिवन बाय अ 9 जज बेंच। 9 जजेस ने, बिकॉज इससे पहले 7 जजेस की बेंचेस ने जजमेंट दिए थे, तो इसलिए इतनी बड़ी बेंच बनाई गई। तो 9 जज बेंच ने बोला कि यस, स्टेट आल्सो हैज द पावर टू टैक्स। 9 जज बोला 8:1 में, 8 ने फेवर में दिया, 1 जज बीवी नागरथ ने बोला कि नहीं कर सकते हो, कि सिर्फ सेंटर के पास पावर है, बट यहाँ पे बोला स्टेट के पास में भी टैक्सिंग की पावर है, तो वो माइंस को, क्वेरीज में जो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उन पे स्टेट टैक्स कर सकती है। देयर इज नो लिमिटेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ये जजमेंट आया, तो बहुत सारी सेंटर ने और बहुत सारी कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटिशन डाली। तो रिव्यू पेटिशन क्या होती है? तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल, तो आपके एक पर्टिकुलर सिस्टम है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाओगे, उसके बाद हाई कोर्ट आएगा, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो बिल्कुल फाइनल हो जाता है, अब आपके पास रेमेडी नहीं है। ठीक है, अपील की रेमेडी नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने आपके
in the constitution, in their supreme court rules, in the CPC also, सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू की पावर दी हुई है, CPC CRPC दोनों में है। और यहाँ पे वो ऑर्डर भी मेंशन है, तो ऑर्डर 47 जो है, ऑर्डर 47 रूल 1 और सुप्रीम कोर्ट, अगेन मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको याद करना, मैं काट ही देता हूं आप लोगों के लिए जिससे आप याद ना करें। ऑर्डर 47 रूल 1 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स आपके रिव्यू की पावर की बात करता है, या रिव्यू का प्रोसीजर बताता है रूल्स में कि रिव्यू का प्रोसीजर क्या होगा। एंड इसके अंदर में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहली चीज ये कि जो रिव्यू होता है इसके अंदर में कोई भी आप नया आर्ग्यूमेंट नहीं लाते हो, कोई क्वेश्चंस नहीं ऐड किए जाते हैं, बट कुछ एक्सप्लेनेशन अगर कोर्ट मांगता है तो आप रिटर्न या ओरल हियरिंग भी कंपलसरी नहीं है, आप रिटर्न में आंसर दे सकते हो। बट रिव्यू प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि अगर कोई एरर है ऑन द फेस ऑफ इट, एरर ऑन फेस ऑफ इट मतलब सामने दिख रहा है कि कुछ है, इसको हम बोलते हैं पेटेंट एरर, विच मीन्स कि हर कुछ नहीं, पेटेंट एरर की ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ गलती हुई है, तो यहाँ पे ये वर्ड भी यूज है, एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, कि दिख रहा है सामने कि कुछ टाइपिंग के अंदर में या कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर में गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर प्ली को डिसमिस कर दिया कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। दूसरा एक और रिक्वायरमेंट होता है कि जो आपकी रिव्यू की पेटिशन होती है, इट हैज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द फाइनल ऑर्डर, ऑफ जो भी ऑर्डर आता है उसके 30 डेज के अंदर में आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करनी होती है। इसके बाद आप रिव्यू नहीं फाइल कर सकते हो। इन केस आपका रिव्यू भी आपका डिलीट कर दिया या आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसके बाद में आपको पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है क्यूरेटिव पिटीशन। तो ये दो तीन तरीके होते हैं, 30 डेज के अंदर में आपको ऑर्डर करना होता है। और सिर्फ रिव्यू में चेंज कब करते हो कि जब कोई एरर अपेरेंट हो ऑन फेस ऑफ इट, यानी एरर दिखना चाहिए, पेटेंट एरर होना चाहिए, तभी आप इसको रिव्यू करा सकते हो, वरना देयर कैन नॉट बी एनी चेंज। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, WHO गिव्स अप्रूवल टू फर्स्ट एमपॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो एमपॉक्स की न्यूज हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एमपॉक्स को पहले हम मंकी पॉक्स कहते थे। 1970 आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में फर्स्ट टाइम इसको आपने आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था। और इंटरेस्टिंगली अभी इसको 2024 में फॉर द सेकेंड टाइम हमने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ ग्लोबल कंसर्न, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी या ग्लोबल इमरजेंसी भी बोल सकते हो आप इसको, सिंपली 24 में हमने इसे करा है। मतलब ये स्प्रेड हो सकता है और हमें एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट है जिससे हम कंट्रोल कर सकें। फर्स्ट टाइम इसको 22 में हमने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा था और 24 में हमने इसको फिर से कर दिया है। ओके, 1970 DRC में इसको करा गया था। इसके दो वेरिएंट्स हैं जिनको हम क्लेड बोलते हैं। क्लेड इज बेसिकली वेरिएंट्स। क्लेड 1 जिसके जो ज्यादा डेंजरस है, जिसमें डेथ टोल जो होता है वो ज्यादा होता है, मोर्टेलिटी। और क्लेड 2 होता है जिसमें डेथ टोल तो कम होता है बट इसका स्प्रेड ज्यादा होता है। और इंडिया के अंदर में जो वेरिएंट है, इट्स अ टाइप ऑफ क्लेड 1, क्लेड 1 बी, फर्स्ट बी। ठीक है, तो इसका क्लेड 1 के अंदर में भी आपके सब वेरिएंट बने, उसमें क्लेड 1 बी जो है इंडिया का वेरिएंट है जिसके अंदर में हमें प्रॉब्लम हो रही है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ऑब्वियसली इट्स अ जूनोटिक डिजीज। मंकीज से ये हमने फर्स्ट टाइम वहां पे इसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था। तो ऑब्वियसली आपका ये प्राइमेट से और रोडेंट जो होते हैं उनसे स्प्रेड हो सकता है। एंड ऑब्वियसली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बाय फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के एक्सचेंज से ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है। तो एयर में स्प्रेड नहीं होता इजीली ये कोविड की तरह, ये फ्लूइड्स के ट्रांसफर से, कि किसी के लेट से ब्लड हो गया, या सेक्सुअल ट्रांसमिशन है वो भी पॉसिबल है, या सलाइवा एक्सेट्रा, ये सब के थ्रू आपके वो रीच हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंटली क्या इसकी वैक्सीन है, तो यस इट देयर आर वैक्सीन फॉर इट नाउ। इसका एक का नाम है जिनकोस करके एक वैक्सीन है, एक है ए कैम 2000, इसकी एक वैक्सीन है, एक अंकारा नाम से भी है जो इसी का ही एक फॉर्म है। तो मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन रिमेम्बरिंग द नेम, वैक्सीन है या नहीं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट, सो यस देयर इज अ ट्रीटमेंट, ओ सॉरी देयर इज नो ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है, ट्रीटमेंट नहीं है इसका कुछ। और अब ये जो नया डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आएगा, पहला इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम क्या है, तो इसका नाम है एलिनिटी, एलिनिटी MPXY असे टेस्ट, असे डिटेक्टर। सो एलिनिटी आप ज्यादा आई थिंक ये याद कर लोगे, तो बाकी का तो यू नो दिस कि असे डिटेक्टर बेसिकली कि आप जिस हिसाब से टेस्ट करते हो, अबॉट ने इस टेस्ट को बनाया, एलिनिटी टेस्ट का नाम हो जाएगा इसका। ओके, तो ये टेस्ट है जो अभी आपने अलाउ कर दिया है।
ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। टाइम इज नॉट राइट फॉर जीएसपी सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन, सेज पीयूष गोयल। तो आपके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो अभी यूएस की विजिट के ऊपर पे हैं, और वहां पे इन्होंने वहां के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ मीटिंग करी। कैथरीन ताई के साथ इन्होंने, ताई जी के साथ इन्होंने मीटिंग करी है वहां पे। और यहाँ पे इनका उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका आया कि अभी जीएसपी और सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन का सही टाइम नहीं है। मोर ओवर, पहले हम ये न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। नो रीथिंक ऑन एफडीआई कब्स ऑन मल्टी ब्रांड रिटेल। तो यू नो दस कि आपके इंडिया में जैसे अमेजोन है वो एक एफडीआई है। अमेजोन जो इंडिया में अपना स्टोर रन कर रहा है वो एक एफडीआई है। आपका फ्लिपकार्ट भी है, इट इज नाउ ओन्ड बाय आपका वॉलमार्ट जो एक यूएस कंपनी है। तो ये सब एफडीआई का फॉर्म्स है। बट यहाँ पे ये मल्टी ब्रांड रिटेल नहीं है। ये एक तो ई कॉमर्स साइट्स है जहां पे आपका रिटेल, जहां पे आप एफडीआई को ला सकते हो, वहां पे अलाउड है। बट अगर आप मल्टी ब्रांड रिटेल, सो जैसे एक फेमस ब्रांड है आपकी यूएस की टारगेट, टारगेट करके, जहां पे कई ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके यहाँ इंडिया में शॉपर स्टॉप्स आपने देखा है, वहां पे मल्टीपल ब्रांड्स के आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सेंट्रल करके आपका, रिलायंस सेंट्रल करके ये सब है, और भी कई सारे होंगे, अभी मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहे हैं। बट ये सब क्या है, ये सब मल्टी ब्रांड रिटेल, यानी सिंगल ब्रांड के नहीं, मल्टीपल ब्रांड्स के कपड़े यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, कपड़े ही नहीं कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे विजय सेल्स है, ये सब मल्टी ब्रांड, आपके रिलायंस डिजिटल, ये सब आपके मल्टी ब्रांड रिटेल हो जाएंगे। तो कोई भी जो आपकी एफडीआईज हैं वो नहीं होगी, विच मीन्स कि सिर्फ इंडियन कंपनी, ये सब इंडियन ओन कंपनीज है। यहाँ पे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ना ही आपकी कोई फॉरेन कंपनी लाइक वॉलमार्ट अगर वो रिटेल में आना चाहे, जैसे आपके डी मार्ट है, जो रिटेल में आपका करता है, मल्टी ब्रांड रिटेल इंडिया में अलाउड नहीं है। सिंगल ब्रांड रिटेल्स इंडिया में अलाउड है, जैसे एडिडास का स्टोर, नाइकी का स्टोर, एप्पल का स्टोर, ये सब सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर्स हैं, ये अलाउड है। मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर इंडिया में एफडीआई अलाउड नहीं है, तो ये आपको एक पता होना चाहिए। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन क्या है, तो ये एसएससी बोल देते हैं हम इसको शॉर्ट में, सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन। यूएस डिफरेंट कंट्रीज के साथ सोशल सिक्योरिटी गारंटी करने के लिए अपने सिटीजन्स को एसएसटी साइन करता है। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी इज बेसिकली कि जब वो रिटायर होते हैं तो उनको कुछ पेंशन मिलनी चाहिए, उनका कुछ इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, ये सब आपके सोशल सिक्योरिटी का पार्ट होते हैं। डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए उनके सोशल सिक्योरिटीज के ऊपर पे। तो मैं कहीं पे पेंशन के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ या इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ, तो उस पर अननेसेसरी दोनों गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाए। जैसे यूएस के गूगल की कंपनी है, गूगल यहाँ वर्क कर रही है, वहां के यूएस के सिटीजन्स इंडिया में वर्क कर रहे हैं, तो अगर वो सोशल सिक्योरिटी पे कर रहे हैं या इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, तो वहां पे या तो इंडिया को सोशल सिक्योरिटी पे करनी है, और या फिर अगर वो यूएस में सोशल सिक्योरिटी के किसी प्रोग्राम में कवर्ड है, तो इंडिया के अंदर में भी वो बेनिफिट उनको मिलेगा, वहां पे टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, वो अपना यूएस के अंदर में पेंशन और इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ इंडिया ने सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन जो एग्रीमेंट है यूएस के साथ, उसको साइन नहीं किया है। और यहाँ पे आपके गोयल ने क्या बोला कि टाइम भी सही नहीं है जीएसपी और सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन के लिए। ओके, तो हमने सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन और एफडीआई को डिस्कस कर लिया है, अब हम जीएसपी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जीएसपी क्या है आपका? तो जीएसपी स्टैंड्स फॉर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लिए एंड कर दिया था। अब ये बेसिकली प्रोग्राम क्या है, और यहाँ पे आपका क्या कह रहे हैं कि जीएसपी के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी अभी तक उसमें कुछ अपडेट नहीं हुआ है। 2019 से हम इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोग्राम। ये 1971 में यूएनसीटीएडी, और अब इसका नाम चेंज करके यूएनटीडी हो गया है। सो अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आंसर मी टू थिंग्स। एक तो जो ये आपकी यूएनटीडी या यूएनसीटीएडी है, इसका फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अंकटैड या यूएनटीडी? और इसका फॉर्मेशन ईयर क्या है? फॉर्मेशन ईयर क्या है? एंड एक और चीज आपको आंसर करनी पड़ेगी, विच इज इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? व्हाई आई एम आस्किंग हेडक्वार्टर, बिकॉज सैंपल पेपर 2 में हेडक्वार्टर के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 1971 में आया था, और इसके अंदर में क्या होता है कि यहाँ पे आपको प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट मिलता है फॉर इंपोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज चाहे तो, डेवलप कंट्रीज, ये मतलब पूरा डिस्क्रिशनरी, यहाँ पे कोई बाइंडिंग नहीं है, वो डेवलपिंग कंट्रीज को, लीस्ट डेवलप कंट्रीज को, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनको इंपोर्ट के अंदर में टैरिफ में कुछ कुछ कंसेशन दे सकती है। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि एप्पल है, कश्मीरी एप्पल इंडिया से गया, तो लेट्स से कि यूएस
अगर किसी भी कंट्री से एप्पल आता है उस पे 5% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि इंडियन एप्पल्स को वो सिर्फ 2% ही यहाँ पे उसका इंपोर्ट ड्यूटी लगाए। तो ये एक जीएसपी के अंदर में होगा, मतलब इट इज अलाउड। अदरवाइज आपका डब्ल्यूटीओ का ये ब्रीच होगा, यहाँ पे ये अलाउ करा जा रहा है। ओके, यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है? एलिमिनेशन या रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी फॉर एलिजिबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्टेड टू डेवलप कंट्रीज। सो प्रोडक्ट्स के लिए भी स्पेसिफिक, जैसे एप्पल को दे दिया मैंने, यानी फूड प्रोडक्ट्स को मैं दे रहा हूँ, प्लस लेट से मैं टेक्सटाइल्स को दे रहा हूँ, बट मैं स्टील को नहीं दे रहा हूँ। तो ये मेरा ऑप्शन है यहाँ पे जीएसपी के अंदर में, कि मैंने कुछ प्रेफरेंसेस दिए कंट्रीज की, कुछ प्रोडक्ट्स की, जिसको मैं अलाउ कर सकता हूँ। बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है? रूल्स ऑफ ओरिजिन को आपको फॉलो करना पड़ता है, विच मीन्स कि ओनली फॉर दोज गुड जो आपके ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री, नॉट डाइवर्टेड फ्रॉम अनदर। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना ने इंडिया में कोई सामान भेजा और इंडिया उसको यूएसए में भेज रहा है और ये जो प्रोडक्ट है वो जीएसपी में कवर्ड है। मान लो चाइनीज एप्पल है, इंडिया में एप्पल आया और इंडिया से वो एप्पल अब यूएस चला गया। अब चाइना से यूएस जाता तो 5% लगता, इंडिया से जा रहा है तो 2%। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन कहते हैं कि सिर्फ आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट का ओरिजिन कहाँ पे। ओके, नेक्स्ट यूनिलैटरल है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि डेवलप कंट्रीज ने दिया है तो डेवलपिंग कंट्रीज को भी कुछ प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। सो इट कैन बी अ यूनिलैटरल मूवमेंट आल्सो। एडिशनल प्रेफरेंसेस, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, डेवलपिंग को कुछ अलग रेट हो सकती है। जैसे लेट से एप्पल अगर इंडिया से आ रहा है तो 2% डेवलपिंग कंट्री से, और वहां से आ रहा है तो 0% या 1% ही आप टैक्स दे रहे हो, इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है उनपे। और इंडिया को बेनिफिट क्या है? मेजर बेनिफिशियरी रहा है 40% ऑफ एक्सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन एंड प्रीवियसली 10% टू द यूएस वर अंडर जीएसपी। तो जीएसपी का प्रेफरेंस इतने सारे प्रोडक्ट्स को मिलता था। अब जो ये 10% है, ये प्रीवियसली इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज 2017-18 के अंदर में हमने क्या, यूएस ने जीएसपी को एंड कर दिया था इंडिया के लिए, और 2019 से वापस से हम नेगोशिएट कर रहे थे। और जब जॉय बाइडन वहां पे आपके प्रेसिडेंट बने थे, तब उन्होंने हमें एश्योरेंस भी दी थी कि हम जीएसपी को वापस से रिस्टोर कर देंगे फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग जीएसपी। ओके, सो आज की लास्ट न्यूज पे आते हैं। इंडिया यूएस साइन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं अभी आपको एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगा। ये जो एग्रीमेंट है, इसका इससे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ सेपरेट एग्रीमेंट। इंडिया यूएस ने एग्रीमेंट साइन किया है फॉर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। ओके, तो पहले हम एक बार एमएसपी को कर लें, सो दैट आपको दोनों में कंफ्यूजन ना हो। तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है वो यूएस का एक इनिशिएटिव, इट्स अ यूएस लेड इनिशिएटिव, जो स्टार्ट हुआ था 22 में। 2022 में यूएस ने इसको अनाउंस किया था। इसकी मेंबरशिप है अभी 14 कंट्रीज की। मेंबरशिप है इसकी 14 कंट्रीज की, और इंडिया आल्सो जॉइंड इट इन 2023। 2023 में इंडिया भी इसका मेंबर बन गया। और व्हाट इज दिस एमएसपी? तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंदर में जो भी मेंबर्स कंट्रीज हैं, वो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर पे फोकस करेंगी, उसको माइनिंग करने में और उसकी सप्लाई चेन क्रिएट करने में। Why we have to create a supply chain? What is a supply chain? Supply chain basically कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट माइनिंग से निकल के, प्रोसेस होके, एक्सपोर्ट होके, ट्रांसपोर्ट होके एक फाइनल किसी फैक्ट्री में पहुंचता है, जहां पे वो एक प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, माइनिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग और फाइनली प्रोडक्ट के अंदर असेंबलेज, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, ये एक सप्लाई चेन का पार्ट है। इस पूरी चेन को हम सप्लाई चेन बोलते हैं, कि यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट गया है। तो क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है, उसमें 90% से ज्यादा शेयर अभी चाइना का है। तो ऑब्वियसली कल अगर चाइना चाहे तो इन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई में कंट्रीज के साथ अनफेवरेबल बिहेवियर कर सकता है, और मेजरली चाइना इस टाइम में सबको डोमिनेट करने की भी ट्राई कर रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है। तो यूएस ने एक प्रीएम्प्टिव मेजर लिया है। ठीक है, मैं कई बार वर्ड्स यूज करता हूँ, प्लीज अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो ट्राई टू फाइंड आउट। प्रीएम्प्टिव मेजर लिया है कि जिससे वो एक ऑल्टरनेट सप्लाई चेन क्रिएट कर सके। अब क्रिटिकल मिनरल्स एक्चुअल में क्या होते हैं, इसकी कोई ग्लोबल डेफिनेशन नहीं है, देयर इज नो ग्लोबल डेफिनेशन। बट अगर मैं एक तरह से डिफाइन करना चाहूं, तो ये वो मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच हैव हाई इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी है इकोनॉमिकली, कि कल नहीं पता इनका क्या होगा, और देयर इज हाई ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्ट्रिक्शंस।
मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस कॉज करे जा सकते हैं, तो उनको ही हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। व्हाट एग्जैक्टली कितने टाइप के क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो ऐसे कोई लिस्ट नहीं है, बट इंडिया ने एक क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट दी है। तो सारे तो याद नहीं करोगे, बट 30 मिनरल्स की लिस्ट है जो इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स डिक्लेयर करे हुए हैं। कोई ओरिजिनल कोई लिस्ट नहीं है। एमएसपी के अंदर में हम मेजरली कोबाल्ट, निकल, लिथियम और 17 रेयर अर्थ मिनरल्स पे हम वहां पे फोकस कर रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स 17 नंबर हैं ये। रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं आपके? ये मिनरल्स ऐसा नहीं है कि ये मिलते कम है, बट कमर्शियल क्वांटिटी में, कि आपको अगर माइनिंग करनी है एक जगह पे, तो वहां पे इनका जो क्वांटिटी होता है वो कम होता है, तो जो माइनिंग होती है वो फिजिबल नहीं होती है, तो इसलिए हम इन्हें रेयर अर्थ मिनरल बोलते हैं। इसमें भी चाइना डोमिनेट करता है। तो 7 रेयर अर्थ मिनरल, कोबाल्ट, निकल और लिथियम, ये तीन हैं जिसपे ज्यादा फोकस रहता है, कोबाल्ट, निकल और लिथियम के ऊपर पे। इंडिया ने अभी आपके 30 क्रिटिकल मिनरल्स को अभी रिसेंटली डिक्लेयर करा हुआ है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस कि ये तो एमएसपी है, और ये जो एग्रीमेंट है, इट इज सेपरेट एग्रीमेंट। यहाँ पे हम यूएस के साथ अलग से एग्रीमेंट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एमएसपी, जिसमें हम क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे। ठीक है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन एमएसपी एंड दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। किस कंट्री के साथ हमने सेपरेट सप्लाई चेन एग्रीमेंट फॉर क्रिटिकल मिनरल साइन किया है, दैट इज यूएस। उसके अलावा एमएसपी जो है वो यूएस लेड इनिशिएटिव है, जिसका ऑल्सो इंडिया इज अ पार्ट। 2023 ऑनवर्ड्स क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, जिनमें इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, जिनके अंदर ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर में रिस्ट्रिक्शन या डिस्ट्रप्शंस कॉज करे जा सकते हैं, उनको हम क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन फॉर योर एमएसपी ऑल्सो। ओके, so student, with this we are done for the class for today. Again, I know there were very less questions for today. I have asked you to mention in the comment box, but try to answer it. And I would say that's it from my side for today. If you have any feedback, you can give us in the comment box. If you have any doubts, you can ask in the comment box. Very soon we are going to start with the MIT session also. And that's it from my side for today. Thank you and have a very nice day.